हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं रिवीजन। हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 8 दैट इज सीपीसी 1908 सिविल प्रोसीजर कोड 1908। कितना वेटेज है इस चैप्टर का? कंसिस्टेंटली इस चैप्टर में से आपको मिलेंगे 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन। 8 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट में लगभग यहां से पूछे जाते हैं। अब इन 8 मार्क्स के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा? कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारा फोकस ज्यादा उन टॉपिक्स पे रहेगा। अदर देन दैट हम सारे ही एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे रिवीजन में कि हम उसको प्रॉपरली समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8 दैट इज सीपीसी। सबसे पहले प्रोसीजरल लॉ है, दैट वी ऑल नो कि दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ। यहां पे पनिशमेंट्स वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, ये सिर्फ प्रोसीजर बताएगा कि कैसे आपको एक सिविल केस को प्रोसीड करना है। सीपीसी कब आया? 1909 1 जनवरी से ये लागू हो गया था। 2 पार्ट में है, दैट इज 158 सेक्शंस एंड 51 ऑर्डर्स। दोनों में रूल्स बताए गए हैं कि कैसे आपको सिविल केसेस से डील करना होता है। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ सीपीसी। स्कोप ऑफ सीपीसी का मतलब क्या है कि क्या सीपीसी हर जगह पे लागू होगा, हर तरह के सिविल केस पे? तो 2 चीजें आती है कि इफ देयर इज एनी स्पेशल लॉ दैट हैज बीन मेड, तो फिर सीपीसी का स्कोप रिस्ट्रिक्ट अपने आप पे हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल लॉ में भी कोई ट्राइब्यूनल अटैच कर देगा या फिर बता देगा कि कहां पे ये केस जाएगा, तो फिर सीपीसी में डायरेक्टली केस नहीं आएगा। जैसे यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बना हुआ है, एनसीएलटी और एनसीएलटी बने हुए हैं, तो हम फिर क्यों सिविल केसेस को यहां पे लेके आएंगे इफ दे आर रिलेटेड टू कंपनी? तो कंपनी से रिलेटेड जो केसेस होंगे दे विल गो टू फर्स्ट एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, फिर उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो दैट विल बी डेल्ट इन हायर लेवल कोर्ट्स। तो सिविल केसेस में अगर कोई चीज कोर्ट में आएगी तो वो भी देखना कि देयर इज एनी स्पेशल लॉ अगर बना हुआ है, तो फिर हमें डायरेक्टली यहां पे नहीं आना, वो स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें जो हमें ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ये टर्म बार बार काम आएगी। कोर्स ऑफ एक्शन, जिस मुद्दे पे आप केस लेके गए हो। कोर्स ऑफ एक्शन क्या चीज होती है कि घटना तुम्हारे बीच में क्या हुई। इफ यू आर अ प्लेंटिफ एंड समबडी इज अ डिफेंडेंट, तो तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या मामला हुआ जिसकी वजह से तुम कोर्ट में गए हो। तो कोर्स ऑफ एक्शन डिस्क्राइब्स योर सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू द केस, उसी पे सब्जेक्ट मैटर बनेगा एंड यू नीड टू प्रूव एवरीथिंग। जैसे हम वोटिंग का एग्जांपल लेते हैं कि अगर वोट तुम्हें नहीं देने दिया जैसे एचबी वर्सेस वाइट के केस में, तो व्हाट यू नीड टू प्रूव कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या था? यू नीड टू प्रूव दीज थिंग्स इन द कोर्ट कि आई एम अ वैलिड वोटर, मेरे पास वोटर आईडी है एंड स्टिल आई वाज नॉट अलाउड टू वोट। तो ये सारा आपका किस में आ जाएगा? कोर्स ऑफ एक्शन में। अब बात करते हैं जजमेंट। जजमेंट क्या चीज है? जैसे एक लाइन आती है, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, तो इसका मतलब जजमेंट इज अ डिसीजन विथ अ रीजन। ऐसे ही नहीं डिसाइड कर देना है कि आपने अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले लिया। यू नीड टू गिव अ रीजन ऑफ दैट डिसीजन। तो ये डिसीजन जब रीजन के साथ आता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? हमारा जजमेंट कह देते हैं। अब आती है बात डिक्री। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिक्री से। डिक्री क्या चीज है? सिविल केस में मिलने वाली सबसे जरूरी चीज आपकी होती है डिक्री। डिक्री मतलब एक रिटन स्टेटमेंट कोर्ट का आना जिसमें पार्टीज के राइट को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि तुम्हें क्या मिल रहा है और दूसरे वाले को क्या नहीं मिल रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट इज डिक्लेयर्ड इन अ डिक्री एंड इट इज अ वेरी फॉर्मल स्टेटमेंट। इसमें इनफॉर्मल कुछ भी नहीं होता है, ये फॉर्मल स्टेटमेंट कोर्ट का आता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है? एलिमेंट्स ऑफ डिक्री बताओ, डिक्री क्या है? तो आप डिक्री को कैसे पहले डिस्क्राइब करेंगे? यहां से क्वेश्चन इस तरीके से आता है, डिफाइन डिक्री और असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। तो डिक्री डिफाइन हो गया, इट इज अ डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट ऑफ द कोर्ट, इट इज फॉर्मल इन नेचर, मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये है इसकी पहली essential condition, determination of right of the parties, and third adjudication should have been given in the suit। मतलब पूरा प्रोसेस चला के ये चीज मिली है, पर इतना लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। then you need to further explain the decree types, preliminary and final। जब पिक्चर बाकी हो और
मामला आगे बढ़ने वाला हो, मतलब अभी केस खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ बीच में एक बार के लिए कुछ दिया गया है, दैट इज नोन एज प्रिलिमिनरी डिक्री, और पूरी प्रोसीडिंग एंड होने के बाद जो मिले दैट इज द फाइनल डिक्री। तो प्रिलिमिनरी डिक्री में गेट कन्वर्टेड इनटू फाइनल डिक्री, बट वो फाइनल डिक्री तब तक नहीं कहलाएगी जब तक केस एंड नहीं हो जाता। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, प्रिलिमिनरी मतलब केस खत्म होने से पहले और फाइनल मतलब केस खत्म होने के बाद में। अब क्या चीजें डिक्री में नहीं इंक्लूड हो सकती वो भी हम देख लेते हैं। क्या चीज नहीं आएगी डिक्री में, ये नहीं लिखना है कि इस पे केस फर्दर हो सकता है या नहीं हो सकता, दिस इज नॉट टू बी मेंशन्ड इन द डिक्री। अपील का ऑप्शन इसमें नहीं लिखना है। दूसरा कि एक जज ने अगर डिक्री बनाई और उसको ऐसा लग रहा है कि देयर माइट बी सम मिस्टेक इन द डिक्री, तो वो ऐसा नहीं लिख के दे सकता कि इसमें गलती हो तो इसको कैंसिल मान लेना। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन आवर डिक्री। अब जब भी क्वेश्चन डिक्री से रिलेटेड मिलेगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, एवरीथिंग इज नीडेड टू बी एक्सप्लेन। अब आप बोलोगे कि एसेंशियल पूछे तो मैं ये क्यों बताऊं, बेटा एसेंशियल पूछा है तो ये भी तो एसेंशियल पार्ट है डिक्री का कि क्या नहीं लिखना है डिक्री में। तो पहली चीज कि अपील के बारे में उसमें मेंशन मत करना कि अपील होगी या नहीं होगी। दूसरा डिफॉल्ट पे कैंसिल हो जाना या डिसमिसल हो जाना वो भी इसमें मेंशन नहीं किया जा सकता। तो दीज आर टू एडिशनल पॉइंट्स दैट यू नीड टू एक्सप्लेन विथ योर आंसर। अब बात करते हैं डिक्री होल्डर, जिसको मिलेगी डिक्री वो क्या होगा, डिक्री होल्डर। जजमेंट डेटर, जिसके फेवर में डिक्री नहीं जाएगी वो बनेगा जजमेंट डेटर। तो जीतने वाला जो केस जीतेगा वो कौन है, डिक्री होल्डर, और जो हारेगा द वन हु लॉस विल बी जजमेंट डेटर। जैसे यहां पे एग्जांपल है, सिटीजन वोटिंग राइट इन्फ्रिंज हुआ, जजमेंट आया कोर्ट का कि वोटिंग राइट एक्सरसाइज हो सकता था, तो ये बन गया डिक्री होल्डर, और जो रजिस्ट्रार जिसने इसको वोट नहीं करने दिया था वो क्या बन गया, जजमेंट डेटर, क्योंकि इसके फेवर में डिक्री नहीं आई है। अब बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर मतलब क्या, इट इज नॉट बेसिकली जजमेंट, ये जजमेंट नहीं होता है। जजमेंट तो फाइनल ऑर्डर है, दैट इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, दैट इज नोन एज जजमेंट। पर फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ तो वो क्या होगा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। तो ऑर्डर दो हो सकते हैं, फाइनल और इंटरलोकेटरी। इंटरलोकेटरी ऑर्डर मतलब वो जो बीच में कभी दिए गए हो, जैसे एप्लीकेशन लगाई पार्टीज ने, उसके बेसिस पे ऑर्डर मिला, तो दैट विल बी टर्म्ड एज इंटरलोकेटरी ऑर्डर। और जो फाइनल ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा, आपका डिक्री में कन्वर्ट हो जाएगा। डिक्री और ऑर्डर में कई बार डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए कि डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। ये सिर्फ तब होती है जब केस फाइल होता है, ये बिना केस के भी कई बार हो सकता है। दूसरा, आपका हक आपको मिल ही जाएगा, मतलब डिटरमाइन करेगा आपका राइट डिक्री, लेकिन ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑर्डर डिटरमाइन नहीं करता है राइट को, ये ऐसे भी निकाले जा सकते हैं। प्रिलिमिनरी फाइनल ऐसे हो सकती है, और ये प्रिलिमिनरी नहीं हो सकता, इसके टाइप्स अलग है, इंटरलोकेटरी और फाइनल। हर डिक्री पे अपील हो सकती है जब तक कि बार ना लगी हो, बार के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ वही ऑर्डर अपीलेबल है जिन पे कोई मिस्टेक हुई हो, मतलब सारे ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। सेकंड अपील डिक्री पे हो सकती है हाईकोर्ट में किन्हीं किन्हीं ग्राउंड्स पे, लेकिन ऑर्डर पे सेकंड अपील नहीं हो सकती। मूविंग अहेड कम्स स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड सेक्शन नंबर 3। Structure of civil court, as you all know, the highest level of a civil court is the Supreme Court, पर वो डायरेक्टली केसेस फाइल नहीं करती। तो फिर हम किस कोर्ट पे पहुंचते हैं, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से नीचे जितनी भी कोर्ट होगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई आपकी, स्मॉल कोर्ट है, सिटी कोर्ट है, दे विल बी कंसीडर्ड एज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड वेन्यू ऑफ सूट, कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा केस कहां पे जाएगा, किस कोर्ट के पास पावर है मेरे केस को फाइल करने की। तो देखो, जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होती है, चार्टर से, स्टेट्यूट से या कमीशन पे, मतलब दीज आर फिक्स्ड। ये तुम्हें फिक्स नहीं करनी है, दीज आर ऑलरेडी फिक्स्ड कि कौन सा केस किस कोर्ट में जाएगा। तो एज अ पर्सन यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कोर्ट कौन सी तुम्हारा केस लेगी, ये ऑलरेडी फिक्स किया हुआ रहता है। 4 तरह के जुरिस्डिक्शन हो सकते हैं, लिमिटेशन 4 तरह की हो सकती है जुरिस्डिक्शन पे। पहला सब्जेक्ट मैटर, दूसरा टेरिटोरियल, तीसरा पिक्यूनियरी वैल्यू एंड चौथा पर्सन। अब देखो सब्जेक्ट मैटर, जैसे अलग अलग केसेस के सब्जेक्ट मैटर अलग अलग हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर सारे तो बड़ी कोर्ट्स में जाएंगे नहीं, तो
छोटे मैटर्स छोटी कोर्ट में जाएंगे, बड़े मैटर्स बड़ी कोर्ट में जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर यू कैन बाइफरकेट द केसेस कि कौन सा केस किस कोर्ट में जाएगा। तो छोटा केस हुआ तो दैट कैन बी डेल्ड बाय अ सिटी कोर्ट और स्मॉल कोर्ट, और अगर बड़ा केस हुआ तो मे बी हो सकता है आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़े और या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़े। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ सुइंग मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कैसे हम डिसाइड करेंगे, इसके और भी सेक्शंस है जो हम आगे पढ़ेंगे कि टेरिटरी मतलब कैसे कि जहां पे घटना हुई है, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहीं पे केस फाइल होना चाहिए। यहां पे एग्जांपल दिया गया एक डाइवोर्स केस का और एक सलमान खान का जो एंटेलुप किलिंग का केस था। अब ये एक्चुअल में घटनाएं जहां पे हुई या पर्सन जहां पे होगा वहीं पे केस फाइल होगा, तो जहां मैं हूं उसी के दायरे में मुझे केस करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन। क्या हर किसी पे मैं डायरेक्टली केस फाइल कर सकता हूं? नो। तो इसमें फिर किस पे केस फाइल नहीं होगा? फॉरेन स्टेट और उनके रिप्रेजेंटेटिव पे। इफ any representative of a foreign state is coming to India and has done some wrongful act that is of civil nature, you cannot directly file a case against that person. इसके लिए आपको परमिशन किसकी लेनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू। तो वो केस फिर कौन सी कोर्ट में आएगा? दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तुम्हारा उसमें रोल एज सच नहीं रहेगा। अब बात करते हैं पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन दैट इज रिलेटेड टू मनी। क्या मनी की लिमिट्स भी किसी कोर्ट के लिए होती है? यस। स्मॉल कोर्ट सिटी कोर्ट के लिए मनी की लिमिट्स होती है, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए मनी की कोई लिमिट्स नहीं है। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कोई ऐसी लिमिट नहीं है, वो कितने भी अमाउंट के केसेस ले सकते हैं। बट यस, उसमें अगर आपका सिटी कोर्ट या सिविल कोर्ट जो दूसरा है स्मॉल कोर्ट वाला, अगर वैसा कोई कोर्ट हुआ तो उनकी पिक्यूनियरी लिमिट्स भी हो सकती है कि इतने अमाउंट से ज्यादा के केसेस वो नहीं ले सकते। तो किसकी पिक्यूनियरी लिमिट्स नहीं होती है वो याद रख लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की पिक्यूनियरी लिमिट्स नहीं होती है। अब देखो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एपिलेट जुरिस्डिक्शन दो चीज होती है। तो पहली बार केस जहां पे फाइल होगा उस कोर्ट के पास कौन सा जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होगा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मे बी उसके पास दोनों हो लेकिन एक्सरसाइज कौन सा होगा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो एवरी सिविल कोर्ट वेदर इट इज सिटी कोर्ट, स्मॉल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और इवन द सुप्रीम कोर्ट आर हैविंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो फर्स्ट टाइम जहां पे केस फाइल होता है दैट इज नोन एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ऑन द अदर हैंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन कि जहां अपील जाती हो, तो क्या स्मॉल कोर्ट और इनके पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन होगा? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि दीज आर लोअर कोर्ट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन होगा, तो इनकी पावर ज्यादा होगी और ये वो डिसीजन को हियर करेंगे जो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट कोर्ट ले चुकी है। तीनों कोर्ट के पास ऐसी पावर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आता है मिक्स्ड जुरिस्डिक्शन, जिनके पास दोनों हो, तो इनके पास दोनों भी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नॉर्मली केसेस भी लेती है, अपील्स भी सुनती है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इन तीनों के पास दोनों टाइप के जुरिस्डिक्शन हो सकते हैं। कोर्ट किसी भी केस को लेने से मना नहीं करेगी जब तक बार नहीं लगाओ। अब ये बार वाला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बार कब कब केसेस पे लग सकती है, इसके बारे में कुछ डॉक्ट्रिन्स भी दी गई है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो बार कब लगेगी? अगर लॉ ने कह दिया कि ये केस कोर्ट में नहीं जाएगा, मतलब कोई ट्राइब्यूनल या फिर कुछ बना दिया, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम बनाया हुआ है, तो ये हम क्या मान सकते हैं? दिस इज अ स्पेशल लॉ। और हम शुरू में डिस्कशन कर चुके हैं स्कोप ऑफ सीपीसी में कि जब भी स्पेशल लॉ होगा तो सीपीसी काम में नहीं आएगा। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। ये बार से ही रिलेटेड है। क्या है ये डॉक्ट्रिन? बड़ी सिंपल सी चीज है। ऑलरेडी एक केस एक कोर्ट में चल रहा है, दूसरी कोर्ट में उस केस को ले जाया गया, तो दूसरी कोर्ट भी क्या उस केस को ले लेगी? नहीं लेगी। अगर पहले वाली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था और वो पहले ही केस चल रहा है तो यू शुड पुट अ बार ऑन द केस। इसमें एग्जांपल दिया गया डॉल मेकिंग कंपनीज का, रिया डॉल्स और रिया डॉल्स, दोनों में केस हुआ ऐसा ही। पहले इसने फाइल किया केस 6 जून को, बाद में इसने फाइल किया 17 जुलाई को, तो कोर्ट ने बार लगाई बाद वाले केस पे क्योंकि मैटर बिल्कुल सेम था। तो इसमें मेन चीज जो है दैट इज कि ये डॉक्ट्रिन क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइम बचाती है, कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करती है, दूसरी कोर्ट का भी टाइम बचता है और कॉन्फ्लिक्ट भी किसी के बीच में नहीं आता है। कुछ पॉइंट्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और केसेस भी आ सकते हैं या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट नोट में, या डिफरेंस बिटवीन रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकेटा। तो फोकस करके यहीं से पढ़ लो। कुछ एसेंशियल कंडीशन है। पहला, डिफरेंट टाइम्स पे केस फाइल होने चाहिए, 2। दूसरा,
सेम मैटर होना चाहिए डायरेक्टली और सबटेंशियली, अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए, सेम मैटर होना चाहिए। तीसरा, सेम पार्टीज होनी चाहिए। फोर्थ वाला, फॉरेन कोर्ट नहीं होनी चाहिए, इंडिया की कोर्ट होनी चाहिए, तभी बार लगेगी। फॉरेन कोर्ट में चल रहा है तो इंडिया में भी चल सकता है। फिफ्थ, पेंडिंग स्टेट में होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस दैट आर एसेंशियल टू अप्लाई दिस डॉक्ट्रिन। केस स्टडी याद रख लेना, क्वेश्चन में लिखने के लिए काम आएगी। विंग्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्वान फार्मा एंड अदर्स, ये केस आप लिख सकते हो रेफरेंस में। अब आता है प्लेस ऑफ सुइंग, टेरिटोरियल। जो हमने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देखा था उसी का ये बताया गया है कि कैसे कैसे टेरिटरी के अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड कि कहां पे केस फाइल होगा। तो इसको बड़ी सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। क्या है इसमें, बहुत सिंपल है। कुछ सेक्शंस है जिनको हम डिटेल में ना पढ़े तो भी समझ में आ जाएंगे। जैसे कि इसके सेक्शंस है 15 to 20। अब 15 to 20 जो सेक्शंस दे रखे हैं उनको समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 15 क्या कहता है, एक जनरल सा सेक्शन है कि सबसे पहले लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में जाओ केस करने के लिए, हायर लेवल पे बाद में जाना अपील के थ्रू, ऐसे जंप मत करो कि तुम अगर लोवेस्ट कोर्ट में जाओगे तो अगर वहां का केस नहीं होगा तो अपने आप दे विल टेल यू कि कहां जाना है। तो हमें ट्राई कहां से करना है, लोवेस्ट कोर्ट से। सेकंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो केस कहां फाइल होगा, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं केस फाइल होगा। इसी से अटैच दूसरा सेक्शन है, अगर मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी मल्टीपल प्लेसेस पे हुई तो मैं क्या करूं, एनी प्लेस आउट ऑफ दोज, उनमें से कोई सा भी एक प्लेस आप डिसाइड कर सकते हो, उसके बेसिस पे केस कर सकते हो। 18वां, ज्यूरिसडिक्शन फिक्स नहीं कर पा रहा तो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज होगी कि कहां पे केस फाइल करें। मतलब दो प्लेसेस में कंफ्यूजन आ रहा है, यहां करूं या वहां करूं, तो पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करके कहीं भी केस फाइल कर सकती है। 19, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि रिकवरी हो मूवेबल प्रॉपर्टी के डैमेज की, तो कहां केस फाइल होगा, प्लेंटिफ के प्लेस पे या डिफेंडेंट के प्लेस पे। 20, when cause of action is there and more than one defendant is there, तो मैं क्या करूं, या तो cause of action पे केस करूं कि वो एक प्लेस हो सकता है, या फिर डिफेंडेंट के प्लेस पर केस करूं। लेकिन अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो उनकी क्या चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट इफ मोर देन वन। तो दिस इज द ओनली वे दैट यू नीड टू मेक अ टेबल रिगार्डिंग दिस सेक्शन, तभी ये याद रह पाएंगे, वरना इट इज नॉट इजी टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। सो यू शुड मेक अ कंप्लीट टेबल ऑफ द सेम। उसमें समरी में लिख लो, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगे। सो दिस इज अप टू सेक्शन नंबर 20 ओनली। ये सिर्फ 15 से 20 तक की है, उससे आगे का हम अभी पढ़ रहे हैं। रेस जुडिकेटा, जहां मैंने रेस सबजुडिस में पेंडिंग केस पे बार लगाई थी, रेस जुडिकेटा में मैं डिसाइडेड और हियर्ड केस पे बार लगाऊंगा। जैसे केस 1 गया दिल्ली की कोर्ट में, डिसाइड हो गया, डिक्री मिल गई, डिक्री होल्डर था बी, जजमेंट डेटर था ए। इसने क्या किया, दूसरी यूपी की कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तो यूपी की कोर्ट रेस जुडिकेटा लगाएगी। अब यहां पे पेंडिंग केस नहीं है, डिसाइडेड एंड हर्ड है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि किसी भी पर्सन को 2 बार हम सजा नहीं दे सकते, और अगर 2 डिक्री आ गई तो महाभारत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक डिक्री ही प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी तो दूसरी कहां से इंप्लीमेंट करोगे। तो इसलिए ये 2 डॉक्ट्रिन आने से भी रोकता है। रेस सब जुडिस पेंडिंग फॉर्म पे और रेस जुडिकेटा डिसाइडेड फॉर्म पे, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द दीज 2 डॉक्ट्रिन्स। इसकी भी कंडीशन सिमिलर है, बस यहां पे कंडीशंस में एक चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज कि आपका केस पेंडिंग की बजाय डिसाइडेड फॉर्म में होना चाहिए। इसी का एक एक्सप्लेनेशन है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। क्वेश्चन कई बार इस पे भी आ जाता है, क्या अगर मैं अपने केस में ग्राउंड्स को चेंज कर लूं तो मेरा केस नया बन जाएगा।
कई बार लोग इसी चीज का फायदा उठाते थे, तो इसीलिए हमें एक्सप्लेनेशन 4 अटैच करना पड़ा, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा का एक्सप्लेनेशन 4, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, कि इफ द ग्राउंड्स आर चेंज्ड केस डज नॉट बिकम न्यू, ओनली बाय चेंजिंग द ग्राउंड्स the case will not change। ये सेम ही माना जाएगा, तो तुम इसको अलग नहीं बता सकते, तो ये उस पे भी बार लगाएगा। अब इनमें डिफरेंस भी प्रॉपर। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सेट ऑफ, काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको शॉर्ट नोट में भी ये चीज मिल सकती है कि इनके बारे में एक्सप्लेन करो। तो पहले हम कहानी समझ लेते हैं कि सेट ऑफ, काउंटर क्लेम और इक्विटेबल सेट ऑफ क्या है। पहली चीज काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या है? जब भी एक प्लेंटिफ डिफेंडेंट पे केस करेगा तो डिफेंडेंट बदले में जो उससे मांगेगा दैट इज नोन एज काउंटर क्लेम। तो एक जनरल सी फैसिलिटी है कि मुझ पे किसी ने कुछ आरोप लगाया तो बदले में मैंने क्या कहा, दैट इज काउंटर क्लेम। तो जब भी हम डिफेंस फाइल करेंगे तो उसके साथ हम काउंटर क्लेम भी डाल सकते हैं। Another thing that comes into the scene is set off। फिर क्या है? जब भी मॉनेटरी टर्म्स में क्या हो, रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट हो बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, तो वो पैसा मांगा जा सकता है। जैसे कि तुम मुझसे 50,000 मांग रहे थे, मैंने कहा 20 मेरा भी बकाया है, तो कोर्ट कहता है व्हाई नॉट टेक सेट ऑफ, ये सेट ऑफ ले लो आप कि 50 का क्लेम तुमने किया, बाय द वे ऑफ काउंटर क्लेम मैंने मांगा सेट ऑफ 20,000 का, तो बचा कितना अमाउंट, 30,000। तो जितना मैंने मांगा था उसमें से जो तुमने मांगा उसको हटा के बचा हुआ मुझे दे दिया जाएगा। पर याद रखना ये अमाउंट लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, मतलब आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि ये इस तरह से अमाउंट मेरा रिकवर हो रहा है। तो दिस इज सेट ऑफ। अब बात करते हैं हम काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम ऑलरेडी वी हैव डन। क्या ये हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होगा? नहीं, मॉनेटरी टर्म्स में होगा तो सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन जब भी जनरली हम काउंटर क्लेम करेंगे तो उसमें जरूरी नहीं है मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व हो। फिर केस कैसे डिसाइड होगा? देन द कोर्ट विल सी कि कितना हम किसको पनिश करेंगे या किस पे कितनी लायबिलिटी इंपोज करेंगे, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो काउंटर क्लेम एक ऐसी फैसिलिटी है जो हर किसी के पास अवेलेबल है केस में, डिफेंडेंट के पास में, लेकिन सेट ऑफ एक ऐसी चीज है जो मॉनेटरी टर्म्स में ही होना चाहिए, प्लस उसका तुम्हारे पास लीगल एक प्रूफ भी होना चाहिए कि इस तरह की चीज हुई है, तो हम उसका क्या ले लेंगे, सेट ऑफ ले लेंगे। अब बात करते हैं हम इक्विटेबल सेट ऑफ की। इक्विटेबल सेट ऑफ क्या चीज है? इक्विटेबल सेट ऑफ में मेन चीज जो है दैट इज सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। जहां हमने सेट ऑफ की बात की, देयर इज नो नीड कि दोनों के बीच में सेम ट्रांजेक्शन से अराइज हो, मतलब मेरा पहले का बकाया है, तुम आज मुझसे मांगते हो, मैं उसको भी सेट ऑफ करवा सकता हूं, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ में सेम ट्रांजेक्शन शुड बी देयर। जैसे कि मैंने तुम्हें माल सप्लाई किया, मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूं, तुम देना नहीं चाह रहे, कह रहे हो डिफेक्टिव निकल गया, तो अब हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, मैं मांग रहा हूं, तुम देना नहीं चाह रहे, हम दोनों कोर्ट में गए इस चीज को सेट करवाने, तो दैट इज नोन एज इक्विटेबल सेट ऑफ। कि मुझे पता था मुझे कुछ लेना है, तुम्हें पता था तुम्हें कुछ देना है, बट द अमाउंट इज नॉट फिक्स। सेट ऑफ में अमाउंट बिल्कुल फिक्स होता है, यहां पे अमाउंट नॉट फिक्स। तो आप कोर्ट में जाते हैं इसी फैसिलिटी के लिए कि हमें हमारा समाधान दे दो, हमें हमारी रेमेडी दे दो, तो दैट इज नोन एज इक्विटेबल सेट ऑफ। अब इनमें जो डिफरेंस आते हैं उनके भी पॉइंट्स आप देख लो। सेट ऑफ क्या है? रेसिप्रोकल एक्विटल है। काउंटर क्लेम बस सिर्फ एक डिफेंस का मैकेनिज्म है कि आपने आरोप के बदले प्रत्यारोप लगा दिया। सेट ऑफ स्टेट्यूटरी डिफेंस है जो एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन ये सिर्फ क्रॉस एक्शन माना जाता है। यहां पे सेम ट्रांजेक्शन का होना जरूरी नहीं है, इसमें भी सेम ट्रांजेक्शन की जरूरी नहीं है, पहले का भी हो सकता है। इक्विटेबल सेट ऑफ में एक्सीड नहीं कर सकता आपका क्लेम प्लेंटिफ के क्लेम से, लेकिन काउंटर क्लेम में एक्सीड भी हो सकता है क्योंकि ये जस्ट सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन है। ऐसे ही आपको सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ में भी डिफरेंस बताया गया है। इसमें असर्टेन सम ऑफ मनी है, इसमें अनअसर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब यहां फिक्स होगा, यहां फिक्स नहीं होगा। सेम ट्रांजेक्शन का होना जरूरी नहीं है, यहां पे सेम ट्रांजेक्शन जरूर होनी चाहिए। कोर्ट को देना पड़ेगा, अगर डिफेंडेंट का एक राइट है सेट ऑफ लेना तो कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता। इक्विटेबल सेट ऑफ राइट की तरह नहीं होगा, ये कोर्ट का डिसीजन होगा कि इक्विटेबल सेट ऑफ में लेंगे केस को या नहीं लेंगे। तो सेट ऑफ क्या है? एक लीगल राइट की तरह काम करता है जो आपको मिल ही जाएगा, कोर्ट को देना पड़ेगा।
सेट ऑफ में क्लेम टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। इक्विटेबल सेट ऑफ में टाइम बार्ड चीजें भी आ सकती है। टाइम बार्ड का ज्यादा समझने के लिए हम लिमिटेशन एक्ट को रेफर करें तो मच बेटर। टाइम बार्ड डेट क्या होता है कि 3 साल के बाद अगर डेट की रिकवरी की जाए तो वो टाइम बार्ड माना जाता है। तो सेट ऑफ उन चीजों का नहीं हो सकता जो टाइम बार्ड है। लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ में इफ बोथ द पार्टीज आर रेडी टू सेट ऑफ द अमाउंट, तो फिर वो दोनों रेडी है तो हम क्या करें, तो इसलिए फिर ये सेट ऑफ हो जाएगा। किस कंडीशन में, टाइम बार्ड वाली कंडीशन में भी। सेट ऑफ के लिए फीस लगेगी कोर्ट की, इक्विटेबल सेट ऑफ के लिए कोई फीस नहीं क्योंकि केस ही उसी तरह से ले जाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की। देखो टेम्परेरी इंजंक्शन टोट में भी आता है और यहां भी हम बात कर रहे हैं उसकी। इंजंक्शन क्या चीज है, किसी चीज पे रोक लगवाना या कोई काम करवाने के लिए। दो तरीके के होते हैं, मैंडेटरी और प्रोहिबिटरी। मैंडेटरी मतलब जो काम नहीं हो रहा है उसको करवाने के लिए, और प्रोहिबिटरी मतलब किसी चीज पे रोक लगाने के लिए। अदर टाइप आर टेम्परेरी एंड परपेचुअल। टेम्परेरी मतलब फॉर अ टाइम बीइंग ओनली, मतलब केस के खत्म होने तक, और परपेचुअल या परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, जो केस डिसाइड होने के बाद में दिया जाता है। तो हम यहाँ सीपीसी में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन डिस्कस करेंगे। परमानेंट वैसे भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से दिया जाता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि सपोज करो मिस्टर ए है जिसकी एक बुक थी जिसपे मिस्टर बी ने क्या किया, कॉपी करके मूवी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस बंदे ने कहा कि सबसे पहले मुझे इंजंक्शन चाहिए, इसको पहले रोक दो मूवी बनाने से, मैं बाद में प्रूव कर दूंगा कि ये किताब मेरी है। मतलब ऐसी कोई चीज जहां पे इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, उसको ना किया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम क्या मांगेंगे, इंजंक्शन, एंड दैट इज ऑफ टेम्परेरी नेचर। मतलब केस डिसाइड होगा तब अलग चीज है, फाइनल डिसीजन क्या होगा, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग आई नीड दिस थिंग, मुझे ये चीज चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे अदर एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड और टीनेंट का, जिसमें लैंडलॉर्ड ने साफ मना किया था टीनेंट को कि तुम यहाँ पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन मत करना, पर टीनेंट ने स्टार्ट कर दिया। अब ये लैंडलॉर्ड भी टेम्परेरी इंजंक्शन मांग सकता है। तो अब मेन चीज ये है कि टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्या कहना पड़ेगा कोर्ट में जिससे आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिल जाए। पहला, ही इज गोइंग टू सफर सब्सटेंशियल एंड इररेपेरेबल हार्म, कि ऐसा नुकसान होने वाला है जो बहुत बड़ा होगा और जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, वो रिपेयर नहीं हो सकता। इंजरी इफ सच टेम्परेरी इंजंक्शन इज नॉट ग्रांटेड, कि अगर मुझे इंजंक्शन नहीं मिला तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जिसकी तुम भरपाई नहीं कर पाओगे। सच लॉस और डैमेज और हार्म कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड फॉर डैमेजेस। और तुम सोचो कि बाद में हम डैमेजेस के लिए इसको कॉम्पनसेशन दे देंगे तो उससे खुश हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब मुझे इंजंक्शन ही चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जब आप प्रूव कर दोगे तो कोर्ट आपको इंजंक्शन दे देगा। अब हम बात करेंगे इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी वर्ड किसके लिए होता है, इंटरमीडिएट को डिनोट करता है, मतलब ये मिड में कहीं दिए जाएंगे। अब एक होता है फाइनल ऑर्डर जो केस में हमेशा लास्ट में होता है, और वो ही क्या बन जाता है, जजमेंट बन जाता है। और जब हम उसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो वो डिक्री बन जाता है जो डिक्लेयर करता है राइट्स पार्टी के। अब यहां पे हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर या इंटरमीडिएट ऑर्डर्स की बात करेंगे। तो पहला है ऑर्डर फॉर सेल वाला, कि मिस्टर ए ने कुछ डेट्स और फ्रूट्स बेचे मिस्टर बी को, इसने अमाउंट नहीं दिया। अब ये चाहता है कि हम ऑर्डर ले लें सेल का, क्योंकि ये जो सामान है इज सब्जेक्ट टू डिके, क्योंकि फ्रूट्स है, डेट्स है, ये ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते। तो मुझे चाहिए कि ये खराब हो, इससे पहले मैं इसको बेच दूं। तो बेचने के ऑर्डर्स कोई भी पार्टी कोर्ट में क्या कर सकती है, एप्लीकेशन लगा के मांग सकती है कि हमें ये सेल के ऑर्डर्स दे दो ताकि हम इसको प्रॉपर्ली सेल कर पाए। तो ये क्या कहलाएगा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। केस डिसाइड नहीं हुआ है अभी, बस सिर्फ चीज का नुकसान नहीं हो इसलिए। डिफरेंट स्टेजेस इन प्रोसीडिंग ऑफ अ सूट, कैसे, पहले केस फाइल होगा, समन इशू होगा, रिटन स्टेटमेंट डिफेंस का आएगा, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन जैसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर आ सकते हैं, पार्टीज की अपीयरेंस होगी, हियरिंग चलेगी, जजमेंट और डिक्री, और लास्ट में उसका एग्जीक्यूशन। तो दीज आर द स्टेप बाय स्टेप थिंग्स दैट आर देयर इन अ सिविल केस। इस तरह से सिविल केस प्रॉपरली मैनर में चलाया जा सकता है। डिलीवरी ऑफ समन बाय द कोर्ट, समन क्या है, it is a written statement of a court. It is like a notice that is given to the defendant whenever a plaintiff files a case. तो plaintiff के केस फाइल करने के बाद डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा केस फाइल हुआ है, by the delivery of summon. तो समन
का डिलीवर होना, ये पहला स्टेप है डिफेंडेंट की नॉलेज में डालना कि तुम्हारा केस फाइल हो चुका है। अब उसके बाद 30 दिन में उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देना पड़ेगा कि या तो वो खुद जाके स्टेटमेंट दे डिफेंस का, या किसी लॉयर के थ्रू भिजवाए, या फिर किसी अथोराइज पर्सन के थ्रू भिजवाए, लेकिन उसको डिफेंडेंट को डिफेंस का स्टेटमेंट विद इन 30 डेज फाइल करना पड़ेगा। क्या ये पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है? नॉर्मली तो ये 30 दिन ही होता है, लेकिन किसी भी हाल में 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर तुमने एक सफिशिएंट कोर्स दिया कि इतने टाइम में मैं डिफेंस नहीं कर पा रहा, तो आपको एक्सटेंड करके भी टाइम दिया जाएगा, लेकिन वो 90 डेज से ज्यादा नहीं होगा। तो 30 डेज नॉर्मल है, 90 डेज है मैक्सिमम टाइम है, जो कि कब दिया जाता है, सफिशिएंट कोर्स होने पर। हमेशा ये टाइम नहीं मिलेगा। अब डिफेंस के टाइप से ये आप बहुत इजीली समझ सकते हो, 4 तरीके के डिफेंस होते हैं। पहला है डिनायल। डिनायल मतलब मना करना। तो मना करने का तरीका, या तो स्टेप बाय स्टेप मना करो, एक एक एलिगेशन को हटाओ, या फिर टोटल डिनायल कर दो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो डिनायल इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज अवेलेबल टू द डिफेंडेंट। दूसरा टाइप का डिफेंस आता है स्पेशल डिफेंस। स्पेशल डिफेंस क्या है कि आपने क्या किया, एलिगेशन को तो एडमिट कर दिया, बट उसके इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कैसे किया, जैसे कि मान लो यहां जो एग्जांपल दिया गया, इस पे आरोप लगा पर्सन पे कि इसने चोरी की है, और चोरी का पैसा इसकी बहन के बैग में है। मतलब कुछ ज्वेलरी चुराई है और उसको बेच के जो पैसा मिला वो इसकी बहन के बैग में। इस पर्सन ने कहा मैंने चोरी की है, तो ठीक है, तो एलिगेशन एक्सेप्टेड, बट मेरी बहन के बैग में जो पैसा है वो पैसा नहीं है। तो यहां आपने इफेक्ट को डिनाई कर दिया। उसी से थोड़ा अलग आता है ऑब्जेक्शन इन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम डिमरर भी कह देते हैं। यहां पे आपको क्या करना है, डिफेंडेंट एलिगेशन को मानेगा नहीं इस तरह से कि कोज ऑफ एक्शन हुआ ही नहीं है। मतलब जो मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो किसी कोज ऑफ एक्शन की तरफ इंडिकेट ही नहीं करते। ऊपर वाले में हमने स्पेशल डिफेंस में क्या किया, एलिगेशन को तो माना बट उसके इफेक्ट को डिनाई किया। यहां पे हम कह रहे हैं एलिगेशन जो लगाया जा रहा है उससे कोई कोज ऑफ एक्शन अराइज ही नहीं होता। जैसे कि मैं किसी पार्टी में गया और वहां पे चोरी हो गई और मुझे कहा जा रहा है कि तुमने चोरी की है, तो मैं कहता हूं कैसे, ये कहां प्रूव होता है कि मैं पार्टी में था तो मैं ही चोर हूं, वहां पे तो और भी लोग थे, उनमें से भी कोई हो सकता है। तो एलिगेशन कोज ऑफ एक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है, ऐसा हम कब कहेंगे, ऑब्जेक्शन इन पॉइंट ऑफ व्यू या डिमरर में। उसके बाद आपका आता है डायलेक्ट्री प्लियाज। ये एक ऐसी चीज है जिसको डिफेंडेंट हमेशा यूज करेगा डिले करने के लिए, टाइम को बढ़ाने के लिए, कि कोर्ट से टाइम मांगता रहेगा किसी न किसी बहाने से, जिससे कि प्लेंटिफ को जो अपना रिलीफ मिलने वाला है उसमें डिले हो जाए। तो ये भी एक तरह का डिफेंस हो सकता है जहां आप टाइम को एक्सटेंड करते हो। तो 4 तरीके के टोटल डिफेंस है। पहला जिसमें आपको मना करना है, दूसरा स्पेशल डिफेंस जिसमें आप कहते हो कि एलिगेशन तो ठीक है पर इफेक्ट उसका वो नहीं है जो आप बता रहे हो। थर्ड जिसमें हमने कहा डिमरर। डिमरर में होता है कि आप एलिगेशन से कह रहे हो कोज ऑफ एक्शन जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो नो केस। फोर्थ जिसमें आप कह रहे हो कि डायलेक्ट्री प्लियाज लगाते हो कि डिले कर देते हो टाइम को, जिससे कि प्लेंटिफ का रिलीफ उसको टाइम पे ना मिल पाए। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, इसमें 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि कब कब क्या होगा जब पार्टीज कोर्ट में अपीयर होगी। अगर दोनों पार्टीज नहीं जाती है कोर्ट में तो केस क्या हो जाएगा, डिसमिस। पर अगर एक भी पार्टी गई तो डिसमिस तो नहीं होगा। तो अगर प्लेंटिफ ना जाए डिफेंडेंट जाए, या फिर डिफेंडेंट ना आए प्लेंटिफ आए, तो क्या होगा। तो देखो जब प्लेंटिफ कोर्ट में जाएगा डिफेंडेंट नहीं जाएगा तो हमेशा क्या होगा, एक्स पार्टी डिसीजन के चांसेस रहेंगे। एक्स पार्टी डिसीजन क्या होता है कि उसकी एब्सेंस में वो केस डिसाइड हो जाएगा और प्लेंटिफ के फेवर में होगा। पर अगर मान लीजिए डिफेंडेंट चला गया प्लेंटिफ नहीं आया, तो उल्टा प्रोसेस नहीं होगा कि डिफेंडेंट के फेवर में हो जाए, वहां भी फेवर में किसके होगा, प्लेंटिफ के। लेकिन बस डिफेंडेंट का इतना सा फायदा हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ, वो जितना बोलेगा कि मैं क्लेम एक्सेप्ट कर रहा हूं, सपोज करो उसने 80% एक्सेप्ट किया, तो हो सकता है कोर्ट 80% में ही कोर्ट को केस को सेटल कर दे। तो प्लेंटिफ का ना जाना एक्स पार्टी डिसीजन को लीड करता है, डिफेंडेंट का ना जाना कई बार एक्स पार्टी डिसीजन भी हो सकता है। तो प्लेंटिफ ना जाए चाहे डिफेंडेंट ना जाए, फेवर किसका होगा, प्लेंटिफ का। लेकिन थोड़ा बहुत डिफेंडेंट का फायदा हो जाएगा जब प्लेंटिफ कोर्ट में नहीं पहुंचेगा। तो यहां पे यही चीज एक्सप्लेन की गई है इसी लाइंस के थ्रू कि प्लेंटिफ एब्सेंट है, डिफेंडेंट गया, तो डिफेंडेंट का सिर्फ इतना सा फायदा होगा
कि वो केस में जितना एडमिट कर लेगा उतना ही उसका क्लेम मान लिया जाएगा। रेमेडीज फॉर डिफेंडेंट इन एक्स पार्टी केसेस, क्वेश्चन यहां से उठ के आता है। What are the remedies available to a defendant whenever ex parte decision has been taken by a court? तो क्या क्या रेमेडी है? अपील, हायर कोर्ट में अपील का ऑप्शन तो तुम्हारा है। दूसरा, रिव्यू ऑफ जजमेंट, कि रिव्यू करो जजमेंट को कि कैसे तुमने जजमेंट ले लिया मेरी एब्सेंस में। सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री, मतलब तुम पहुंच गए, जैसे डिक्री हुई यू वेंट इनटू द कोर्ट एंड सेड कि आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग, या फिर मेरे पास कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, तो आपको सेट असाइड की एप्लीकेशन वहां लगा देनी है। सेट असाइड की एप्लीकेशन तब भी लगाई जा सकती है जब डिक्री आपको पता हो कि फ्रॉड के थ्रू ली गई है, मतलब देयर हैज बीन सम फ्रॉड इन मेकिंग द डिग्री, तो डिक्री बनी फ्रॉड से है तो उसको भी सेट असाइड करवाया जा सकता है। पर याद रखना, जब अगर तुम्हें समन की सर्विस नहीं हुई है तो तुम कभी भी केस उसके लिए फाइल नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। वो फिर अलग तरीके से डील होता है कि किसकी गलती की वजह से समन नहीं डिलीवर हुआ। जैसे प्लेंटिफ की गलती की वजह से डिलीवर नहीं हो पाया टाइम पे, तो प्लेंटिफ हैज टू पे द कॉस्ट, वो कॉस्ट प्लेंटिफ पे करेगा, पर यहां पे कोर्ट पे केस नहीं हो सकता। डिस्कवरी, इंटेरोगेटरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी की। डिस्कवरी क्यों की जाती है? नेचर और केस ऑफ ओपोनेंट को समझने के लिए, एविडेंसेस लाने के लिए, अपने केस को सपोर्ट करने के लिए, दूसरे के केस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पॉइंट जो बड़े बड़े हैं उनको नैरो डाउन करने के लिए डिस्कवरी की जा सकती है। इंटेरोगेटरीज क्या होते हैं? बयान, जिसको हम कहते हैं कि इंटेरोगेटरीज वो चीजें हैं जो रिकॉर्ड हो जाती है एज अ स्टेटमेंट। तो हु आर इंटेरोगेटरीज? जो भी लोग एक केस में इन्वॉल्व होते हैं, वेदर दे आर विटनेस, वेदर दे आर पार्टीज, जो भी बयान होते हैं कोर्ट के सामने, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन एफिडेविट, और उसको हम कहते थे इंटेरोगेटरीज। ये इंटेरोगेटरीज अलाउड है कोर्ट में एज अ एविडेंस। अब डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब कि जो चीजें किसी एक पार्टी के पास में केस में होती है उसको भी हम मंगवा सकते हैं कोर्ट में, इसको कहते हैं डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है कि एक पार्टी को लगता है कि दूसरे के पास में कुछ है, वो दे नहीं रहा है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है, पर ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वो उससे वो चीज मंगवाना चाहे या ना चाहे। अब देखो, जिस पार्टी को कहा गया कि तुम प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट, उसके पास क्या कुछ रेमेडी है? क्या वो कुछ बीच में कर सकता है? पहला, वो कहता है कि मेरा एविडेंस है, मैं अभी नहीं बताऊंगा। उनके बीच में कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, जैसे उस क्लाइंट और लॉयर के बीच में, तो वो डिस्क्लोज नहीं होगा। जो चीजें पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं होगी, और साथ ही साथ डिनायल कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो ये तो आप हमेशा कर ही सकते हो, मना कर दो कि आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर कह दो कि ये मेरा एविडेंस है, मैं आज की डेट में क्यों दूं, या फिर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है हम दोनों के बीच की, या पार्टी और क्लाइंट लॉयर के बीच की, तो मैं क्यों दूं, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में वो ठीक नहीं रहेगा, तो दिस कैन बी से नो, ये नो आप कह सकते हो, ऐसा आपके पास ऑप्शन होगा। अब आता है एडमिशन ऑफ पार्टीज। पार्टीज का एडमिशन मतलब मान लेना, जो क्लेम आया है अगर आप उसको एडमिट कर लेते हो तो दैट इज नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टीज। ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है, एफिडेविट, जिसपे दिया जाता है। एफिडेविट क्यों? एफिडेविट क्योंकि एक सेल्फ डिस्क्लोजर टाइप है, सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप है, जिसमें आप जो भी लिखोगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू। तो जब भी कोई चीज कोर्ट में सबमिट होती है तो दैट इज ऑन एफिडेविट। अब कब कब कोर्ट कहेगा एफिडेविट देने के लिए? जब जब कोर्ट की मर्जी होगी वो एफिडेविट मांग सकता है। क्रॉस एग्जामिन करने का मौका अदर पार्टी को भी दिया जाएगा। जो भी एविडेंस विटनेस के होंगे वो भी एफिडेविट पे लिए जाएंगे। पर हां, ये मानना कि एफिडेविट देने के बाद भी कई बार कोर्ट तुम्हें अपीयर होने के लिए भी बोल सकता है कि तुम्हें कोर्ट में आके भी बयान देना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कोर्ट कि वो कब तुम्हें कोर्ट में बुलाना चाहती है। अब हम बात करेंगे अपील्स की। अपील क्या होता है? जब भी एक पर्सन एग्रीव्ड होता है एक लोअर कोर्ट के डिसीजन से तो वो हायर कोर्ट में जाएगा, तो दैट इज नोन एज अपील। 4 तरह की अपील है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, अपील अगेंस्ट ऑर्डर और अपील टू सुप्रीम कोर्ट। पहली अपील जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज नोन एज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। मतलब एक सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिक्री पास की, तुमने अपील लगा दी हायर कोर्ट में, तो दैट इज नोन एज फर्स्ट अपील और अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। फिर ये सेकंड अपील क्या है? सेकंड अपील हमेशा कहां जाती है? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा है कि हमें ले लेना चाहिए, तो दे विल डेफिनेटली टेक द केस। क्या ऑर्डर्स अपीलेबल है? नो, नॉर्मली ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल।
लेकिन जब भी ऑर्डर में किसी तरह की इरेगुलरिटी या डिफेक्ट दिखे तो फिर ऑर्डर पे भी अपील हो सकती है। तो नॉर्मली ऑर्डर्स आर नॉन अपीलेबल, लेकिन कभी कभी अपील हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अपील डायरेक्टली नहीं हो सकती, क्या चाहिए? सर्टिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट कह दे कि सुप्रीम कोर्ट को ही केस लेना पड़ेगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा है दैट इज टू बी आंसर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो पक्का सुप्रीम कोर्ट उस केस को ले लेगी। अदर देन दैट सुप्रीम कोर्ट केसेस ऐसे डायरेक्टली नहीं लेगी अपील के थ्रू भी। अब हम बात करेंगे रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन की। व्हाट इज रेफरेंस? रेफरेंस हमेशा कहां जाती है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में रेफरेंस क्यों जाएगी? जब भी एक सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगेगा कि मेरे से ये केस नहीं डील हो पाएगा तो डेफिनेटली वो रेफर कर सकते हैं हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट देख लेगा कि हाँ इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा है जो हमें लेना चाहिए। क्या पार्टीज ने केस किया है हाई कोर्ट में? नहीं, ये कोर्ट टू कोर्ट गया है, मतलब एक लोअर कोर्ट ने क्या किया है? रेफर किया है किसको? हाई कोर्ट को, कि आप इस केस को डील करो। तो दिस इज नोन एज रेफरेंस। रिव्यू क्या है? रिव्यू हमेशा कहां होता है? सेम कोर्ट में, कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की तुम उसी के पास वापस जाते हो रिव्यू के लिए। अब उसके ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? कि मुझे कुछ नया एविडेंस मिला है जो मुझे पहले नहीं मिला था, तो एक बार वापस से देख लो। दूसरा कि कुछ मिस्टेक या एरर हो गई है जो उस रिकॉर्ड में दिख रही, मतलब डिक्री वगैरह कुछ बनाए उसमें कुछ गलती हो गई, तो उसके लिए भी आप सेम ही कोर्ट में जाओगे। तो रेफरेंस हमेशा कहां जाएगी? हाई कोर्ट में। और रिव्यू कहां होगा? हमेशा सेम कोर्ट में। अब ये कोई सी भी कोर्ट हो सकती है जिसने डिक्री पास की हो। अब आते हैं रिवीजन पे। रिवीजन एक ऐसी चीज है जो दो तरीके से हो सकता है, एक तो एप्लीकेशन से और दूसरा सुओ मोटो। अब ये भी पावर किसको दी गई है? हाई कोर्ट को, कि हाई कोर्ट अगर पावर्स पे चेक लगाना चाहे, रोक लगाना चाहे किसकी? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, तो वो उनके कामों को रिवाइज कर सकती है, रिवीजन कर सकती है ऑन एप्लीकेशन और सुओ मोटो। पर ये याद रखना अपील के थ्रू नहीं जाना चाहिए। अगर अपील के थ्रू जाएगा तो दैट इज अ सेपरेट मैटर। कब कब चेक लगेगा? कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम नहीं किया, या फिर जुरिस्डिक्शन था ही नहीं उनके पास, मतलब वेस्टेड बाय लॉ था ही नहीं कुछ और उन्होंने काम कर लिया, या फिर इलीगल कुछ काम किया है, तो उस केस में रिवीजन पॉसिबल हो जाएगा। तो रिवीजन भी कहां होगा? हाई कोर्ट में। रेफरेंस भी कहां जाएगी? हाई कोर्ट में। और साथ ही साथ रिव्यू का है तो रिव्यू कहां होगा? सेम कोर्ट में। ये तीनों में डिफरेंस है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डिफरेंस भी आ जाता है कई बार, और कई बार शॉर्ट नोट में भी ये चीजें पूछी जा सकती है। अब बात करेंगे सूट बाय और अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन। अभी तक हमने नेचुरल पर्सन की बात की, कॉर्पोरेशन क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन पे भी केस हो सकता है। किसके नाम से होगा? सेक्रेटरी, डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर के नाम से। समन कहां इश्यू होंगे? कंपनी के हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस में, या फिर जहां पे अगर रजिस्टर्ड ऑफिस ना हुआ तो जहां पे कंपनी का काम चलता है वहां पे भी केसेस फाइल हो सकते हैं और समन दिए जा सकते हैं। तो कंपनी को तो डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, तो देयर शुड बी अ फेस। वो कौन होंगे? सेक्रेटरी, डायरेक्टर या एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर। वेरी इंपॉर्टेंट, 8 नंबर तक का क्वेश्चन आया हुआ है, सूट बाय और अगेंस्ट अ माइनर। हु इज माइनर? माइनर कौन है? हु इज नॉट ऑफ 18 ईयर्स, जिसके लिए कोर्ट कहेगी गार्जियन अपॉइंट करो, या जिसकी प्रॉपर्टी कोर्ट के पास में रहती है, वो कौन है? माइनर। तो माइनर जब केस करेगा तो अपने नाम से करेगा, पर किसकी हेल्प से? नेक्स्ट फ्रेंड की हेल्प से। अब इस नेक्स्ट फ्रेंड की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ये मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, इसका कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए माइनर के साथ। मतलब अगर तुम्हारा भला चाहने वाला इंसान नहीं है तो वो तुम्हारा नेक्स्ट फ्रेंड नहीं बन सकता, भला चाहने वाला ही आपका नेक्स्ट फ्रेंड बनेगा। नेक्स्ट फ्रेंड जब भी कोर्ट में केस करेगा, कोर्ट उससे सिक्योरिटी मांगेगी कि सिक्योरिटी की कॉस्ट दो, पर अगर नेक्स्ट फ्रेंड पुअर रहा तो सिक्योरिटी नहीं लेगी, कोर्ट की फीस ही आपकी लगेगी। ये तो हमने बात की प्लेंटिफ जब माइनर है। अगर डिफेंडेंट माइनर हुआ तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट होगा और उसी को समन वगैरह सब कुछ दिए जाएंगे। जब माइनर मेजर होगा तो क्या होगा? तो माइनर मेजर होगा तो दो कंडीशन है। पहली कि अगर कंटिन्यू करेगा केस तो नेक्स्ट फ्रेंड रिटायर हो जाएगा, उसके नाम से केस चलता रहेगा। अगर विड्रॉ करता है केस तो ये वाला पॉइंट जरूर लिखना कि रीपे करनी पड़ेगी कॉस्ट किसको? डिफेंडेंट को। कि अगर केस वापस लेना चाहते हो तो यू कैन टेक द केस बैक, लेकिन इस केस को वापस लेने से पहले आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी डिफेंडेंट को, क्योंकि इतने दिन तक ये केस चल रहा था तो उसका जो अमाउंट लगा है दैट इज टू बी रीपेड।
अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, दैट इज समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37। इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है। एक्चुअल में इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं सारी ही इंपॉर्टेंट है एंड इट इज वेरी सिंपल ऑल्सो। तो तुम इसमें से कुछ भी मत छोड़ के जाना, एवरीथिंग इज टू बी डन। और जो मैंने स्टार लगा के जो तुम्हें बता दिया एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज द प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी पे कर लेना। बाकी चीजों को आप थोड़ा सा एक दो बार पढ़ के भी छोड़ सकते हो। समरी प्रोसीजर बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज या प्रोमिसरी नोट पे अप्लाई हो सकता है, जहां प्लेंटिफ का कोई रिकवर करना और डेट या लिक्विडेटेड डिमांड। मैंने अनलिक्विडेटेड क्यों नहीं बोला, क्योंकि अनलिक्विडेटेड होगा तो पहले तो लिक्विडेट करने में टाइम लगेगा, फिक्स करने में टाइम लगेगा। समरी प्रोसीजर का मतलब है वन टाइम में डिस्पोजल, तो वन टाइम में डिस्पोजल के लिए तो फिक्स अमाउंट ही होना चाहिए। तो डेट की रिकवरी का केस या लिक्विडेटेड डिमांड के केसेस इसमें आ सकते हैं। कैसे आना चाहिए डेट, या तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट से या गारंटी से या किसी इनेक्टमेंट के थ्रू, पर याद रखना पेनल्टी की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इन सारे केसेस का आप क्या कर सकते हो, समरी प्रोसीजर कर सकते हो। समरी प्रोसीजर जब भी चलेगा तो आपको डिफेंस का स्टेटमेंट देने के लिए सिर्फ 10 दिन मिलते हैं, जहां नॉर्मल केस में 30 दिन था, यहां पे ओनली 10 डेज आर प्रोवाइडेड फॉर द सेम। कैसे केस शुरू होगा, तो सबसे पहले डिक्लेरेशन जाएगी कि इस ऑर्डर नंबर 37 में ही मैं केस फाइल कर रहा हूं, मतलब समरी प्रोसीजर चाहता हूं, मैंने पहले कभी ऐसा कोई रिलीफ नहीं लिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, क्या इसकी कोई लिमिटेशन भी है? यस, देयर इज अ लिमिटेशन, ये 1 साल के अंदर अंदर ही फाइल होना चाहिए। जहां नॉर्मली डेट की रिकवरी के लिए 3 साल मिलते हैं, आपको यहां पे ओनली 1 ईयर टाइम इज प्रोवाइडेड कि 1 साल के अंदर अंदर ही आपको केस लेके जाना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा डिले हुआ तो नॉर्मल केस फाइल होगा, समरी प्रोसीजर फाइल नहीं होगा। अब एक टॉपिक इसमें ऐड किया गया है आईसीएसआई के मॉड्यूल में, सेक्शन 151, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। जनरल सी बात है, इसमें 4-5 पॉइंट इन्होंने बताए। एक केस है के वेलुस्वामी वर्सेस एन पलानीस्वामी। इस केस के डिसीजन के अकॉर्डिंग इसमें 4-5 पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट क्या कहता है, इनहेरेंट पावर क्या है, छुपी हुई पावर या हिडन पावर हम कह सकते हैं। कब काम आएगी, मेन चीज ये है, जब भी सीपीसी में कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं होगा तो कोर्ट इस पावर का यूज करके डिसीजन ले सकती है। मतलब कोर्ट के पास में ये पावर है कि इस पावर को यूज करके वो डिसीजन ले सकती है, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस कर सकती है। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा यूज होने वाली पावर नहीं है, फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इसको यूज करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, अर्जेंट नेसेसिटी होगी तभी ये यूज होगी, वरना इसको यूज नहीं कर सकते। अगर कुछ भी कोड में रहा और तुमने ये पावर यूज कर दी तो वो मिसयूज ऑफ पावर माना जाएगा। ये जो इनहेरेंट पावर है ये कहीं भी कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं दे रही है, ये तब यूज होती है जब एब्सेंट हो कुछ चीज, कोई प्रोविजन यहां पे सीपीसी में आपको मिलेगा नहीं, तभी यूज होगी। अब इसको तुम ऐसी सुविधा मत समझ लेना कि हर केस में यूज होगी, इट विल बी यूज्ड व्हेनेवर नीड अराइजेस, और इसको लिमिट के साथ ही आपको यूज करना चाहिए। तो एक्चुअल में सेक्शन 151 में सिर्फ और सिर्फ छुपी हुई पावर कोर्ट की बताई गई है। हम कहते हैं कि इफ देयर इज एब्सेंट, क्या एब्सेंट है, प्रोविजन इन सीपीसी, तो आप क्या लगाओगे, सेक्शन नंबर 151। किसको अचीव करने के लिए, जस्टिस को अचीव करने के लिए। और क्या देखोगे, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। किस तरह से यूज करोगे, लिमिट बांध के। और ये याद रखना कि जिसको तुम इससे रिलीफ दे रहे हो वो बोनाफाइड पर्सन होना चाहिए। तो यहां पे इस चैप्टर का जो हमारा रिवीजन था दैट इज कंप्लीटेड। नाउ जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताई उसको प्रायोरिटी पे लेना, देन आफ्टर यू कैन रीड द अदर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।